नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और मैं हूं आपका बायोलॉजी का मेंटर अनुज निरंजन। और आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। हमारे एनसीईआरटी की हम लोग लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। ये सीरीज़ ही है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अगर आपको कोई एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं समझा रहा है तो आपके साथ धोखा कर रहा है। तो फिलहाल हमें धोखों से बचना है। खुद पढ़िए, बेहतर होगा। और अगर नहीं पढ़ सकते तो कोई ऐसे मेंटर को देख लीजिए जिनको आपसे समझ में आए। चलिए हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। सिविलाइजेशन के दौर से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के कई सारी कोशिशें हुई हैं। कई सारी कोशिश हुई, लेकिन ये कोशिशें फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग के बेसिस पर थी। अरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किया था। जैसे प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया था, ट्रीज, सर्ब्स और हर्ब्स में प्लांट्स को डिवाइड कर दिया था। उसी प्रकार से एनिमल्स को जब उन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो एनिमल्स को उन्होंने रेड ब्लड एनिमल्स और ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता, प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड और अब्सेंस ऑफ रेड ब्लड के बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया था। तो इन्होंने प्लांट्स को क्या किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बस आपको इतना सा याद रखना है। वो क्या क्या थे बेटा, वो थे ट्रीज, हर्ब्स और सर्ब्स। ठीक है, पेड़। ठीक है, ये जो ट्रीज हैं ये सबसे बड़े पेड़, हर्ब्स छोटी झाड़ियाँ और सर्ब्स उनसे भी नीचे। ठीक है, बाद में आपको एक अंडर सब भी मिलेगा, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस में ये सब कुछ नहीं है तो हम लोग इसको देखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका पास में बिल्कुल भी बकवास नहीं। लीनियस ने क्या किया था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया था, एनिमल और प्लांटी को डिवाइड किया था। ठीक है, तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आपको याद रखना है, लीनियस ने। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं जानने की ज़रूरत है। बस ये जानना है कि जब इन्होंने इसको डेवलप किया था प्लांट्स और एनिमल्स को रिस्पेक्टिवली, तो कई सारे फीचर्स थे, है ना, तो उनकी डीमेरिट्स भी थी। तो ये जो लीनियस की डीमेरिट्स क्या थी, क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। व्हाट इज़ द डीमेरिट्स ऑफ लीनियस। इस सिस्टम में क्या क्या यूकैरियोट्स और जो प्रोकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर थे, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक थे, इनके बीच अंतर करना पॉसिबल नहीं था। क्या नहीं था, जो यूकैरियोट्स थे और प्रोकैरियोट्स। ठीक है भाई, यूनिसेलुलर जो थे और मल्टी सेलुलर। ठीक भाई, और उसके अलावा फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं था। इनके बीच क्या नहीं था, इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते, इनके बीच डिफरेंस नहीं कर सकते। तो यही बात उन्होंने कही कि डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं था, डिड नॉट डिस्टिंग्विश। तो हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, इनको डिस्टिंग्विश अलग अलग नहीं कर पा रहे थे, नॉट डिस्टिंग्विश। ठीक है, इनको हम बच्चों डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। अब इस ऑर्गेनिज्म का प्लांट और एनिमल में क्लासिफिकेशन आसान और समझने योग्य बने। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को इनमें से किसी भी कैटेगरी में रखना संभव नहीं था, कि वो यूकैरियोट्स में आएंगे कि नहीं आएंगे, कि वो प्रोकैरियोट्स में आएंगे। किसके अलावा ना वो यूकैरियोट जैसे लग रहे थे, ना वो प्रोकैरियोट जैसे लग रहे थे। कई जगह तो उनको मल्टी सेलुलर जैसे दिख नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उनको मल्टी सेलुलर में रख दिया गया था। ठीक है, तो ये सही से क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं किया गया था। इस कारण से लंबे समय से चला आ रहा 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन पर्याप्त नहीं हुआ। ठीक है, जरूरत हुई हम लोगों को, क्या हुआ, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फिर दिया गया। अब इसके बाद क्या आया, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है। ठीक है, तो 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था नॉट नॉट यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉर फाउंड एडिक्वेट। अब बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी, तो हमें किसकी जरूरत पड़ी, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की।
और ये दिया था RH विटेकर ने। किसने दिया था बेटा? अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, ये किसने दिया? ये दिया था बेटा RH विटेकर ने। ठीक है, RH विटेकर का नाम आप याद रखेंगे। 1969 में उन्होंने ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम प्रपोज किया था, जिसके तहत उन्होंने मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम में डिवाइड किया था। अब ये क्लासिफिकेशन सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप पर बेसिस था। ठीक है, इतनी चीज़ों पर ये सिस्टम बेस्ड था। तो बोलते हैं इंक्लूड सेल का स्ट्रक्चर कैसा था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप पर बेस्ड था। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल नंबर 2.1 है, ये इस पर एक कंपैरेटिव स्टडी दी गई है। तो हमें इस कंपैरेटिव स्टडी को अच्छे से पढ़ना है। जैसे सेल टाइप कैसी है बेटा, सेल टाइप कैसी है, सेल टाइप। ठीक है, तो जो सेल होती है ना मोनरा में, वो प्रोकैरियोटिक होती है। कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोटिस्टा में कैसी होती है बेटा? वो यूकैरियोटिक होती है। कैसी होती है बेटा? वो प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होती है। और जो फंगाई होता है ना, फंगाई में भी वो यूकैरियोटिक होती है, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक होती है और एनिमल में भी यूकैरियोटिक होती है। सिर्फ आपको याद रखना सेल टाइप में मोनरा में प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी रेस्ट में क्या है? यूकैरियोटिक। सिर्फ मोनरा याद कर लीजिए, मोनरा में प्रोकैरियोटिक, बाकी रेस्ट में प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया सभी में यूकैरियोटिक है। सेल वॉल, सेल वॉल का मतलब होती है दीवार है कि नहीं है। सेल वॉल का मतलब है वॉल, दीवार। ठीक है, अब वॉल कैसी है? जो मोनरा है ना, मोनरा में वॉल है नॉन सेल्यूलोजिक, और ये नॉन सेल्यूलोजिक किसकी बनी है? पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई है। ठीक है, ओके। तो सेल वॉल कैसी है? नॉन सेल्यूलोजिक है, पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की कह सकते हो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन प्रोटिस्टा में कुछ में होती है, प्रेजेंट इन सम। सेल वॉल किसमें होती है? यहाँ पर देखा जाए मोनरा में सेल वॉल नहीं है। ठीक है, नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। लेकिन प्रोटिस्टा में कुछ में है। अगर आप फंगाई में देखेंगे प्रेजेंट होती है और इसमें काइटिन होती है। इसकी वॉल में क्या होती है? काइटिन। ठीक है, तो फंगाई याद रहेगी, प्रेजेंट। ठीक है, विदाउट सेलुलोज, इसमें सेलुलोज नहीं होता है। प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, विदाउट सेलुलोज होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर प्रेजेंट होती है विथ सेलुलोज। प्लांटी में कैसे? सेलुलोज, सेलुलोज की तो बड़ी जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पर अपसेंट होती है। एनिमेलिया में क्या होती है बेटा? सेल वॉल अपसेंट होती है, याद रहेगी। मोनरा में नॉन सेलुलोजिक, प्रोटिस्टा में कुछ में मिलती है, फंगाई में प्रेजेंट होती है लेकिन विदाउट सेलुलोज होती है, लेकिन काइटिन मिलता है। प्लांटी में सेलुलोज होता है और एनिमल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, याद रहेगा। अब हम सेलुलर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। सेलुलर मेम्ब्रेन जो होती है ना बेटा, मोनरा में अपसेंट, मोनरा में अपसेंट, बाकी सभी रेस्ट में प्रेजेंट। देखो बाकी सभी में प्रेजेंट होती है। हमें दो चीज़ें, सेल टाइप प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी में यूकैरियोटिक। सेल वॉल मोनरा में नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की बनी होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक की बात करें तो कुछ में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन सम। ठीक है, फंगाई की बात करेंगे प्रेजेंट होती है, विद काइटिन होती है लेकिन विदाउट सेलुलोज होती है। प्लांटी में बात करेंगे तो सेलुलोज के साथ होती है, प्रेजेंट होती है। और एनिमेलिया में बात करेंगे तो नहीं होती है सेल वॉल। लेकिन अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करना है तो मोनरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपसेंट है, लेकिन प्रोटिस्टा में, फंगाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में सभी में प्रेजेंट होती है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो, मोनरा में सेलुलर है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बेटा? मोनरा में सेलुलर है और प्रोटिस्टा में भी सेलुलर है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर। अब देखो फंगाई में मल्टी सेलुलर है लेकिन लूज टिश्यू मिलेंगे। टिश्यूज क्या है? बिखरे हुए हैं, दूर दूर है, इसलिए लूज टिश्यू है। ठीक है, प्लांटी में देखो टिश्यू डेवलप हो गए हैं और टिश्यू ऑर्गन भी बन गए। और एनिमेलिया में टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम भी बन के रेडी हो गया है। ओके, अब हम लोग देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है।
मोनरा ऑटोट्रॉपिक है। मोनरा कैसा बेटा? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक भी दो प्रकार का, कीमोसिंथेटिक हो सकता है या फिर फोटोसिंथेटिक हो सकता है। फोटोसिंथेटिक जो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाएंगे वो फोटोसिंथेटिक, जो किसी केमिकल की प्रेजेंस में अपना फूड बनाएंगे वो कीमोसिंथेटिक। ठीक है। इसके अलावा हेटेरोट्रॉपिक भी होता है एंड हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक कैसा हो सकता है? या तो वो सैप्रोफाइटिक हो सकता है या फिर पैरासिटिक हो सकता है। ठीक है। पैरासिटिक मतलब किसी पे डिपेंडेंट होके अपना जीवन चलाएंगे, और अगर सैप्रोफाइटिक है तो किसी के साथ मिल के काम चला रहे होंगे। ठीक है। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक। प्रोटिस्टा कैसा होता है? प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में कैसा है बेटा? प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक हो सकता है या फिर हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है। ओके, इतना कंफर्म रहेगा। ऑटोट्रॉपिक है तो फोटोसिंथेटिक है, लेकिन मोनरा में देखो जब वो ऑटोट्रॉपिक था तो कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों था, लेकिन प्रोटिस्टा में दोनों नहीं है। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक में केवल फोटोसिंथेसिस होता है, और हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं ये, सम आर हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है। लेकिन अगर फंगाई की बात करें आप तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक किस प्रकार के हो सकते हैं? या तो वो सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं या फिर वो पैरासिटिक हो सकते हैं। ठीक है। फंगाई सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, जैसे एल्गी के साथ मिलकर अपनी लाइफ साइकिल चला लें, या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं, किसी पे डिपेंड होके जाएं, किसी को होस्ट ही बना लें। ठीक है। प्लांटी में देखो ऑटोट्रॉपिक मोड मिलता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब प्योरली फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और एनिमेलिया तो आप जानते हो होलोजोइक होता है, सैप्रोफाइटिक होता है, सारे प्रकार का न्यूट्रिशन। तो इसको हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में वैसे मोस्टली क्या है, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है, सैप्रोफाइटिक मिल रहा है। ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताइए, अब हम लोग बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आखिर दिया क्या गया है, आखिर क्या चीज़ है? देखो, अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसिस, फर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को प्लांट्स माना गया था। तो जो भी अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ठीक है, जो ये अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ठीक है, इसमें क्या हुआ भैया? इसमें बड़ी खतरनाक चीज़ें थी। इसमें खतरनाक चीज़ें क्या थी कि कई सारी चीज़ों को प्लांट्स ही मान लिया। जैसे बैक्टीरिया को ले लो आप, है ना, आजकल कोई सोच सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को ले लो, बीजीए जिसको बोलते हैं। ठीक है। फंगाई को ले लो, मॉसेस को ले लो, जो मॉसेस नहीं होते मॉस प्लांट्स, फर्न ले लो, या फिर जिम्नोस्पर्म ले लो, ले लो, और एंजियोस्पर्म तो ले ही लो। तो अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन सभी को प्लांट्स माना गया था। अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट्स में ये सभी आते थे। ठीक है। अब इस किंगडम में सभी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल की प्रेजेंस या तो एक जैसी थी, जबकि उनके दूसरे कैरेक्टर एक दूसरे से अलग थे। ठीक है। अब इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया। बीजीए में हम लोग बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की। हम लोग इसमें क्या बात कर रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है। अब देखो, इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और बीजीए को दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासिफाई किया गया। ठीक है। और इस सिस्टम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ भी क्लासिफाई किया गया। ठीक है। जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, देखो दोनों साथ में रखे गए। जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा वर प्लेस्ड टूगेदर अंडर एल्गी। बढ़िया एग्जाम्पल है, आप ध्यान से देखिए, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। इस सिस्टम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासिफाई किया गया। क्या करा गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासिफाई किया गया। जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा दोनों को साथ साथ रखा गया। ठीक है। अब देखो बेटा, इस क्लासिफिकेशन में हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप फंगाई और जो ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स के बीच डिफरेंस नहीं किया गया था। क्या नहीं किया गया? डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप फंगी
एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रुप फंगी प्लांट। इनके बीच क्या नहीं किया गया, इनके बीच डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, इनके बीच अंतर बना के नहीं रखा गया। ठीक है, जबकि क्या था, जबकि फंगाई में सेल वॉल काइटिन की थी, जबकि फंगाई में क्या थी, जो सेल वॉल थी देखो नहीं बना के रखा गया, लेकिन इनकी सेल वॉल कंपोजिशन डिफरेंस था। फंगाई में सेल वॉल किसकी थी, काइटिन की थी, जबकि प्लांटी में किसकी थी, ग्रीन प्लांट्स में सेल वॉल किसकी थी बेटा, सेलुलोज की बनी हुई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया था। इसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर फंगाई को किंगडम फंगी के अंदर रखा गया, किंगडम फंगी। ठीक है, तो अब देखो बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा में सेल वॉल के साथ क्लेमाइडोमोनास और कह सकते हैं क्लोरेला, ठीक है, और पैरामीशियम और अमीबा को रखा गया। ठीक है, जो पहले प्लांट किंगडम के अंतर्गत एल्गी में आते थे, तो फिर किंगडम प्रोटिस्टा में क्या किया, वो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, ध्यान देना, एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। कितना डिफरेंस हो गया कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर। ठीक है, तो डिफरेंस कर दिया यहां पर, क्या कर दिया, जो प्रोकैरियोटिक थे, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, इनको डाल दिया मोनेरा में। ठीक है, और जो यूनिसेलुलर थे बच्चों, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे, इनको प्लेस कर दिया किंगडम प्रोटिस्टा में, यहां पर डाल दिया। ठीक है, और किंगडम प्रोटिस्टा हैज व्हाट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला विथ पैरामीशियम और अमीबा। ठीक है, तो याद रहेगा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या उनका नारा है, किंगडम प्रोटिस्टा में सेल वॉल के साथ, ठीक है, सेल वॉल के साथ, विथ सेल वॉल किनको रखा गया, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को रखा गया। ठीक है, और पैरामीशियम प्लस पैरामीशियम और अमीबा को रखा गया। ठीक है, इनके साथ इनको मिला के रखा गया है। ओके बेटा, अब देखो मेरे साथ, जबकि इन दोनों में पैरामीशियम और अमीबा में क्या नहीं है, इन दोनों में सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम में सेल वॉल नहीं होती। इस प्रकार सिस्टम में कई ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा गया, जिन्हें अर्लियर क्लासिफिकेशन में अलग अलग रखा गया था। समय के साथ साथ ऐसा क्लासिफिकेशन फिर इवॉल्व हुआ, जो ना सिर्फ मार्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज पर बेस्ड था, बल्कि फाइलोजेनिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी बेस्ड था। फाइलोजेनिक मतलब कौन पहले आया, उसको बोलते हैं फाइलोजेनिक। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी वो बेस्ड था, यही बात यहाँ पर की गई है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा किंगडम मोनेरा की। ठीक है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, याद रखिएगा, इकलौते मेंबर हैं इस किंगडम के। ठीक है, सभी बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आते हैं। बैक्टीरिया सबसे अधिक अमाउंट में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, अब मुट्ठी में मतलब एक मुट्ठी भर मिट्टी उठा लो, तो उसमें अगर आप देखेंगे ना तो सैकड़ों बैक्टीरिया आपको मिलने वाले, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया आपकी मुट्ठी में होंगे। ये हॉट स्प्रिंग में भी मिलते हैं, डिजर्ट में भी मिलते हैं। ठीक है, हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं, डिजर्ट में मिलते हैं, स्नो में मिलते हैं, डीप ओशियंस में मिलते हैं। अब जहाँ देखें लाइफ जहाँ जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वहाँ वहाँ तक होते हैं, वहाँ तक क्या मिलते हैं आपको मोनरा मिलने जा रहे, मोनरा किंगडम के मेंबर मिलने जा रहे हैं। अब
बहुत सारे बैक्टीरिया कई सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकते हैं या फिर बाहर पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। या तो वो उसके अंदर हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के इन हो सकते हैं, लिव इन अंदर हो सकते हैं, या फिर वो पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, उनके ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया ऑन दियर शेप। ठीक है, नंबर 1 है बेटा स्पेरिकल कोकस। नंबर 1 क्या है? स्पेरिकल कोकस। ठीक है, दूसरा है बेटा रॉड शेप बेसिलस। नंबर 2 है रॉड शेप बेसिलस। तीसरा है बेटा कॉमा शेप्ड विब्रियम। एंड द फोर्थ है बेटा स्पाइरल स्पिरिलम। स्पाइरलम। अब देखो थोड़ा इनको समझते हैं। देखो बेटा जो कोकस है, दीज आर द कोकाई, जो कोकस है। ठीक है बेटा, ये कैसे होते हैं? कोकस मतलब कोकाई। ठीक है, ये स्पेरिकल है, गोल जैसे लग रहे हैं ना आपको, ये स्पेरिकल होते हैं। जो बेसिलस होते हैं ना, बेसिलस बेसिलस ये बेटा रॉड शेप होते हैं। दीज आर द रॉड शेप, रॉड शेप। जो स्पाइरुलम होते हैं, स्पाइरुलम है ना, वो स्पाइरल शेप होते हैं। स्पाइरल, देखो स्पाइरल शेप है ना, स्पाइरलम। ये कैसे होते हैं बेटा? स्पाइरलम। और विब्रियो देखो कॉमा शेप्ड होते हैं। विब्रियो को देखो आप, ये बेटा ये कॉमा शेप है, ये कॉमा शेप होते हैं। जो स्पाइरिला है ना, देखो इसमें इसमें फ्लेजिला भी होते हैं। स्पाइरिला में क्या होते हैं? दे आल्सो बियर द फ्लेजिलम। इन सब में देखो बेटा फ्लेजिलम भी है। ठीक है, याद रहेगा। स्पाइरिला क्या होगा? स्पाइरल शेप है। ये कैसे है बेटा? स्पाइरल शेप है। ओके, ये बेसिला ये ना रॉड शेप है। और देखो यहाँ पर देखो ये इनमें स्पोर मिल रहे हैं, यहाँ पर स्पोर होते हैं इनमें। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? ये स्पोर कंटेनिंग होते हैं, यहाँ पर इनमें स्पोर मिलता है बेटा। ठीक है, अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होंगे, यानी अपना वो फूड खुद बनाएंगे। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे बेटा? जो बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना फूड खुद बनाने वाले हैं। बात को ध्यान से समझिएगा, यानी अपना फूड वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से बनाएंगे। ऑटोट्रॉपिक क्या करेंगे? ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब सेल्फ। ठीक है, ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक क्या करेंगे? बनाना, खुद को फूड बनाना। ऑटोट्रॉपिक खुद फूड बनाना। तो ये इनमें क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इस बेसिस पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो फोटो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं या फिर वो कीमो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। या फिर वो कीमो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली बैक्टीरिया आप देखोगे ना वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन मोस्टली बैक्टीरिया, बट मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो आर हेटेरोट्रॉपिक हैं। हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक मतलब दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी अपना फूड खुद ना बनाकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बेस्ड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, बेस्ड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर, या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर, इस पर बेस्ड होते हैं। इस होते हैं, या तो फिर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर बेस्ड होते हैं या फिर बेस्ड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड होते हैं। बड़ी खास इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, याद रखेंगे। तो मोस्टली बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक, बट सम आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से ये अपना फूड बनाएंगे। ये फोटो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक। लेकिन मोस्टली बैक्टीरिया आर कैसे हैं बेटा? हेट्रोट्रॉपिक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया क्या है? नाम ही है आर्की। आर्की, आर्की मतलब बहुत पुराना।
आर्की बना हुआ है बेटा एंशियंट, बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। जितने भी आर्की बैक्टीरिया है ना बेटा, ये हार्स हैबिटेट में रहते हैं। कैसे ना, मोस्ट हार्स हैबिटेट में मिलते हैं, मोर्स हार्स। अब देखो, मोर्स हार्स से हैबिटेट में मिलते हैं। ये हेलोफिलस हो सकते हैं, हेलोफिल्स, ठीक है बेटा। ये हेलोफाइल्स हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे? हेलोफिल्स हैं। जितने भी हेलोफिल्स होंगे वो साल्टी एरिया में मिलने वाले हैं। किस में मिलेंगे? ये साल्टी रीजन में मिलते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरे होते हैं बेटा थर्मो एसिडोफिलस। जो थर्मो एसिडोफिलस हैं वो बेटा कहाँ मिलेंगे? हॉट स्प्रिंग, जो गर्म पानी के सोर्स होते हैं ना, वहाँ पर गर्म पानी के झरने होते हैं, ये वहाँ पर मिलने वाले हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं बेटा, ठीक है। और होते हैं, एक और होते हैं मीथेनोजन, जो मार्सी एरिया में, दलदली भागों में, मीथेनोजन्स, ये कहाँ मिलेंगे बेटा? मार्सी रीजन में मिलेंगे या दलदली भाग में मिलेंगे। मार्सी का मतलब बेटा दलदल, ये दलदली भागों में मिलेंगे जहाँ पर मीथेन का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है ना, इसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर दूसरे बैक्टीरिया की सेल वॉल से अलग होता है, ठीक है। इस वजह से इसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो एक्सट्रीम कंडीशन में इनको सरवाइव करने में मदद करती है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल। इसकी वजह से दिस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसकी वजह से क्या होते हैं? ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। जैसे मीथेनोजन की बात करें, ठीक है। मीथेनोजन्स कहाँ मिलेंगे? रूमिनेंट एनिमल होते हैं ना, काऊ, बफेलो, इनकी गट में मिलेंगे। जैसे जो मीथेनोजन बैक्टीरिया हैं कहाँ मिलेंगे? प्रेजेंट इन रूमिनेंट एनिमल्स गट, इनकी गट में मिलेंगे, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे काऊ है, वफेलोस, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं? मीथेनोजन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। इन एनिमल्स का जो गोबर होता है ना, ये इनको डंग कहते हैं। डंग मतलब इनके गोबर को डंग कहते हैं। गोबर को क्या कहते हैं बेटा? डंग कहते हैं। और इस डंग से क्या करते हैं ये बेटा? मीथेन गैस बनाने में हेल्प कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीथेन गैस प्रोडक्शन, मीथेन गैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बेटा हम लोग बात करने वाले हैं यू बैक्टीरिया की। आखिर ये यू बैक्टीरिया क्या है? तो हम लोग इसकी बात करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट आपको बेटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखो, हजारों यू बैक्टीरिया, या कह सकते हो ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड क्या बेटा? इनको कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। दीज आर आल्सो कॉल्ड द ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। इनकी पहचान, इनमें जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? रिजिड। इनमें जो सेल वॉल होती है ना, वो रिजिड सेल वॉल होती है। कैसी सेल वॉल होती है? रिजिड सेल वॉल। और क्या होता है बेटा? और एक फ्लेजलम होती है, प्रेजेंस ऑफ अ फ्लेजलम। और क्या होता है बेटा? ऑफ फ्लेजलम। और जहाँ पर भी फ्लेजलम होगा वो क्या करेगा? मोटाइल बनाएगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। क्या करेगा? मूवमेंट में बच्चों आपको हेल्प करेगा, मतलब बैक्टीरिया को हेल्प करता है, ठीक है। अब जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। क्या होता है? हैविंग अ क्लोरोफिल ए। और यह फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे साइनोबैक्टीरिया की। अब देखो बेटा, ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी के इसको अपन को कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो मेरी बात। इनमें ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए मिलता है। क्या मिलता है? ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना बेटा, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना बेटा,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जैसे ग्रीन, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इनको BGA कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। एल्गी है तो क्या होना चाहिए? अपना खाना खुद बनाना है। इसमें होता है बेटा क्लोरोफिल ए। क्या होता है? क्लोरोफिल ए। बिल्कुल उसी प्रकार ये सिमिलर होता है टू ग्रीन प्लांट्स। ये फोटोसिंथेटिक, ये क्या होते हैं बेटा? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। ये क्या है बेटा? ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है। अब यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स दोनों आते हैं। ठीक है। यू बैक्टीरिया में अगर बात करोगे ना तो इसमें ऑटोट्रॉप्स भी आते हैं और हेट्रोट्रॉप्स भी आते हैं। ठीक है। यू बैक्टीरिया दोनों टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। या तो वो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं या फिर वो हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। हेट्रो भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी हैं और हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। अब देखो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, कोलोनियल भी हो सकता है। ठीक है। यूनिसेलुलर हो सकता है, कोलोनियल हो सकता है या फिलामेंटुअस हो सकता है। फ्रेश वाटर मैरीन हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मैरीन भी हो सकता है, या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि साइनोबैक्टीरिया या तो वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कोलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटुअस, फिलामेंट्स जिनमें निकला हो। फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों जगह मिल सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, ठीक है, मतलब लेक में या फिर रिवर में, और मैरीन समुद्र में भी मिल सकते हैं। और टेरेस्ट्रियल लैंड पर भी मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब वो लैंड पर भी मिलेंगे, ज़मीन पर भी मिल सकते हैं। ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनकी कॉलोनीज देखोगे ना, अधिकतर अधिकतर इनकी कॉलोनीज है ना वो जिलेटिनियस सीट से घिरी होती हैं। ठीक है। तो इनकी जो कॉलोनीज है, कॉलोनीज आर सराउंडेड बाई जिलेटिनियस सीट। इनमें क्या होती है बेटा? इनकी जो कॉलोनीज हैं आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनियस सीट। जिलेटिन सीट से इनकी कॉलोनी क्या होती है? घिरी होती है। ये मोस्टली जो होते हैं ना पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये क्या कर रहा है बेटा? ऑफ्टन फॉर्म्स ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में क्या कर रहे हैं बेटा? ये ब्लूम बनाते हैं। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे नॉस्टॉक और एनावीना, नॉस्टॉक एंड एनावीना, है ना। नॉस्टॉक और एनावीना ये ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन को हेट्रोसिस नाम की स्पेशल सेल द्वारा फिक्स कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? जो नॉस्टॉक और जो एनावीना है ये दोनों, ये क्या कर रहे हैं? कल पेन चेंज कर लेते हैं बेटा। ये क्या कर रहे हैं? ये जो नॉस्टॉक है, दिस इज नॉस्टॉक, और ये जो एनावीना, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। इनमें एक स्पेशल सेल पाई जाती है, ठीक है, जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं बेटा? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। किसके द्वारा फिक्स करेंगे? मैंने आपको बताया, इनमें एक सेल मिलती है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। तो भाई इनमें एक सेल मिलती है जिसके द्वारा फिक्स करते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इस सेल के सिस्ट के द्वारा, इस हेट्रोसिस्ट के द्वारा नॉस्टॉक और एनावीनिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारी जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती है ना उनमें ये मिलते हैं, और ये क्या करते हैं? हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो नॉस्टॉक और एनावीना क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हेट्रोसिस नामक स्पेशल सेल के द्वारा क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। अब देखो बेटा, एक बैक्टीरिया और है जिनको अपन कहते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं, इनको अपन बोलते हैं बेटा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब समझिए, बहुत सारा विभिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। मैनी टाइप के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे नाइट्रेट्स मिलेगा आपको, है ना, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया। नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया,
इसको ये ऑक्सीडाइज करते हैं। कौन करते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया को क्या करते हैं बेटा? इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और उनसे रिलीज होने वाली एनर्जी को अपने एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहां लिख देता हूं, ये जो बेटा ये जो कीमोसिंथेटिक होते हैं या जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हैं, ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या करते हैं? कई सारे नॉन सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, ठीक है, और अमोनिया, इनका क्या करेंगे? ये इनका करते हैं बेटा, इनको करते हैं ऑक्सीडाइज। क्या करते हैं? इनको करते हैं बेटा ऑक्सीडाइज। ये क्या कर रहे हैं? इनको करना है बेटा ये ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज से क्या होगी? इससे होगी एनर्जी रिलीज्ड। एक मिनट बेटा, एक टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, ये यार गलत टाइम पे गड़बड़ करता है। ये क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे, ENERGY, एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी है ना, इस एनर्जी का यूज होगा एटीपी प्रोडक्शन में, और इस एनर्जी का यूज होगा एटीपी प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, या फिर कह सकते हो आयरन, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और जो सल्फर मिलता है, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकिलिंग करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये रिसाइकिलिंग करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स की, जैसे नाइट्रोजन की रिसाइकिलिंग करना, फास्फोरस की रिसाइकिलिंग करना, आयरन की और सल्फर की, इनकी रिसाइकिलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया नेचर में सबसे अधिक मिलते हैं, मोस्ट अबंडेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिसर्स, ये कह रहे हैं इनमें से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट कौन है बेटा? इसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। ये मिल्क से कर्ड बनाने में यूजफुल होते हैं, यूजफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप में अपन ने पहले भी बात करी थी, बताया था, जैसे मटर वगैरह की खेती में या दालों में, है ना, उनमें ये पिलते हैं। इसके अलावा ये लेग्यूम रूट्स में क्या कर रहे थे बेटा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर रहे थे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन, है ना, ह्यूमन या क्रॉप्स या फिर फॉर्म एनिमल्स और पेट, इनमें डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर आल्सो द पैथोजेनिक, डिजीज भी ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे डिजीज कौन कौन सी? जैसे कॉलरा, टाइफॉइड, टिटेनस, ठीक है, सिट्रस कैंकर, ठीक है, ये डिफरेंट बैक्टीरिया के द्वारा की गई डिजीज हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मेनली फिजन के द्वारा होता है। जो रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें मेनली फिजन के द्वारा होता है। ठीक है, क्या हो रहा था बेटा? इसमें फिजन होता है। 2.3 में देखो, एक बैक्टीरिया है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसको कहते हैं फिजन। ठीक है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अगर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या करेंगे? ये स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस ये क्या करेंगे? ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। और इस प्रोसेस में जो प्रिमिटिव टाइप का बेटा जो डीएनए होता है ना, वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। वही ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर। ठीक है, अब देखो माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है? पीपीएलए भी कहते हैं इसको।
प्लूरोनिमोनिया लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये देखो पीपीएलओ क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कहते हैं पीपीएलओ। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। अब इनमें क्या होता है बेटा, लैक ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं मिलती, कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं, क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट लिविंग सॉइल। इसके अलावा ऐसी लिविंग सेल है कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन के भी बेटा ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली देखेंगे मैनी जो माइकोप्लाज्मा है आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, तो मोस्टली या मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। ठीक है, यहां तक अपन को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार रिवाइज कर लें आप कहो तो यू बैक्टीरिया को। ठीक है, एक बार यू बैक्टीरिया को दोबारा देखते हैं। देखो बेटा, हजारों यूकैरियोटिक या ट्रू बैक्टीरिया की पहचान रिगिड सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, रिगिड सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से होती है। ठीक है, अब हम इसके अलावा अगर बात करें, थोड़ी सी और समझने की बात करें रिकॉर्डिंग में, कि हेलोफिलस होते हैं वो साल्टी रीजन में मिलेंगे, और जो थर्मोएसिडोफिलस होते हैं वो हॉट स्फीयरिंग में मिलेंगे, और मीथेनोजन होंगे वो मार्सी रीजन में मिलेंगे। अब आर्कीबैक्टीरिया में जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर थी वो दूसरे बैक्टीरिया की सेल वॉल से डिफर होती है, और यही सेल वॉल इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, इतनी बातें अपन ने बात करी। अब समझिए, जो मीथेनोजन्स होते हैं, जो मीथेनोजन्स बैक्टीरिया होते हैं वो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, जुगाली करने वाले, है ना, जैसे काऊ वफेलो, इनकी गट में भी मिलते हैं। ठीक है, और मीथेनोजन इन एनिमल्स के गोबर से मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, तभी इनका गोबर ले लेते हैं, गोबर को कुछ समय तक स्टॉक बना के रखते हैं। जब गोबर थोड़ा पुराने हो लगता है तो ये मीथेनोजन क्या करते थे बैक्टीरिया, उसको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, उस डंग को, उस गोबर को, और उस डिकम्पोजिशन के थ्रू उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ठीक है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया का काम था। यू बैक्टीरिया में क्या था, अब यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, अपन ने बात की थी, और इनमें एक रिजिड सेल वॉल होती है। ठीक है, और ये जो रिजिड सेल वॉल है इसमें एक फ्लेजिला भी मिलता है जिसकी वजह से, ठीक है, और इनमें एक फ्लेजिला भी मिलता है जिसकी वजह से मोटाइल होते हैं। अब देखो बेटा, साइनो बैक्टीरिया जिनको बीजीए भी कहते हो, ठीक है, वो भी एक प्रकार का यू बैक्टीरिया है। अब इनमें ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए मिलता है। अब क्लोरोफिल मिल रहा है तो मतलब ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो गए। यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप दोनों आते हैं, याद रखना। साइनोबैक्टीरिया का एक प्रकार का यू बैक्टीरिया है, और साइनोबैक्टीरिया क्या है, उसमें क्लोरोफिल ए मिलेगा। लेकिन अगर पूछा है यू बैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉप भी है और हेटरोट्रॉप भी होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, कोलोनियल या फिलामेंटस भी हो सकता है, फ्रेश वाटर मैरीन में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और टेरेस्ट्रियल में भी मिलते हैं, मतलब लैंड पर भी मिलते हैं। अब इनकी कॉलोनीज है ना वो अधिकतर जिलेटिनियस सीड से घिरी होती हैं। ठीक है, ये मोस्टली पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम बनाते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक और एनावीना ले लो। ठीक है, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, नॉस्टॉक और एनावीना क्या करते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और फिक्स करने के लिए इनमें एक स्ट्रक्चर होता है हेट्रोसिस्ट। तो पूछते हैं ये फिक्स किसके द्वारा होता है, हेट्रोसिस्ट के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हेट्रोसिस्ट क्या है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखो बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वो कई सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, और उनसे रिलीज होने वाली एनर्जी को अपने एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। अब ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग भी करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, तो उसमें भी बेटा ये हेल्प करते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट है बेटा, और इनमें से जो मोस्टली है ना वो इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। ये मिल्क से कर्ड बनाने में यूज होते हैं, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, ये लेग्यूमिनस रूट में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है बेटा उनको फिक्स करते हैं,
कुछ बैक्टीरिया बेटा पैथोजेनिक भी होते हैं, जैसे ह्यूमन, क्रॉप, फॉर्म, एनिमल्स, पेट्स आदि में कई सारी डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस, ठीक है, या सिट्रस कैंकर। इस तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ हैं ये कुछ, ठीक है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मेनली फिजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जो रिप्रोडक्शन है ना बेटा, वो मेनली किसके द्वारा होता है? वो फिजन के द्वारा होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि फिजन के द्वारा क्या होता है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर भी प्रोड्यूस करते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है, और इस प्रोसेस में प्रिमिटिव टाइप का डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप का डीएनए है ना, जो प्रिमिटिव इनका है, वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा भी क्या है बेटा? एक प्रकार का यूबैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है बेटा माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। अब हम लोग बात करेंगे बेटा किंगडम प्रोटिस्टा की। बिल्कुल आपको याद होता जाएगा, मैं आपको पूरा याद करा दूंगा। इसमें सभी सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स को रखा जाता है। क्या होता है बेटा? ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। लेकिन इस किंगडम की जो बाउंड्रीज है ठीक तरह से डिफाइन नहीं की गई है। जो एक बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक कह सकते हो प्रोटिस्टियन है, वहीं दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए वो प्लांट हो सकता है। तो ये जो है ना बाउंड्रीज है ना बेटा, नॉट वेल डिफाइन है, ठीक है। कुछ लोग इसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन कह सकते हैं, कुछ लोग इसको प्लांट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत है। अब अपन इस किताब की बात करें, जैसे क्राइसोफाइट्स, डायनोफिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, कौन कौन आते हैं? क्राइसोफाइट्स प्रोटिस्टा में, डायनोफिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ड्स, प्रोटोजोआ, ठीक है। इन सभी को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। ये सभी प्रोटिस्टा के मेंबर जो मेनली होते हैं ना, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ये किंगडम प्लांट, एनिमल और फंगाई के साथ एक लिंक बनाता है, लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। ठीक भाई। अब ये किंगडम प्लांट, एनिमल और इन सबके साथ एक लिंक बनाने की कोशिश कर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये किंगडम, थोड़ा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये यूकैरियोट्स होने के कारण इनकी सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होने के कारण इनकी में क्या होता है? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होते हैं, ठीक है, ओके। कुछ में फ्लेजला, सम है फ्लेजला, और कुछ में सीलिया भी होता है। जो प्रोटिस्ट होते हैं ना बेटा, वो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है बेटा? बाय इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन, इनके द्वारा होता है, ठीक है। यहां तक कंफर्म हो गया? तो चलिए बेटा अब हम लोग बात करेंगे क्राइसोफाइट्स की। अब क्राइसोफाइट्स में क्या आते हैं बेटा? इसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी आता है। गोल्डन एल्गी को बेटा डर्मिट्स कहते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन एल्गी को क्या कहते हैं बेटा? डर्मिट्स कहते हैं। फ्रेश वाटर मिलते हैं बेटा, फाउंड इन फ्रेश वाटर और एज वेल एज इन मैरीन इन्वायरमेंट, मतलब समुद्र में भी मिलते हैं बेटा और फ्रेश वाटर मिलते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो पहले, फिर लाइनिंग करेंगे। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर करंट में पैसिवली तैरते रहते हैं, ठीक है। इन्हें हम प्लैंकटन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसलिए इनको प्लैंकटन। जो वाटर करंट में फ्लोट करते हैं ना पैसिवली, उनको बोलते हैं प्लैंकटन। माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप से हम इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अधिकतर जो डायटम्स है ना बेटा, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक। किसमें? डायटम्स की बात कर रहे हैं। डायटम्स क्या होते हैं? मोस्टली डायटम्स आर फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। डायटम्स में सेल वॉल दो पतले या बहुत वेरी थिन ओवरलैपिंग सेल्स बनाती। क्या बनाती बेटा? फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टूगेदर एज इन ए सोप बॉक्स,
ठीक है, इनमें फिट होती है, जैसे सोप बॉक्स की तरह इसमें फिट हो जाती है। ठीक है, इनकी वॉल्स में सिलिका होती है। क्या होती है? इनकी वॉल्स में सिलिका होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्स क्या होती है बेटा? इंडस्ट्रेबल होती है, इंडस्ट्रेबल होती है। ठीक है बेटा, सिलिका होगी वॉल में, जिसके कारण से ये वॉल क्या होगी? डैमेज नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, और इस कारण डेड आइटम्स अपने हैबिटेट में सेल वॉल के डिपॉजिट छोड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जब ये डेड हो जाते हैं तो लार्ज अमाउंट में इनके डिपॉजिट होते हैं ना, वो हैबिटेट में वहीं पर रह जाते हैं। और करोड़ों वर्षों में है ना, ये डाइटम्स की सेल वॉल के डिपोजिशन से डायटोमीशियस अर्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? डायटोमीशियस अर्थ बनती है बहुत सारे सेल वॉल के ऊपर, है ना। ये डेथ हो गई यहाँ, फिर इसके ऊपर ये यूं 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 इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता रहता है ऐसे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इस वजह से बेटा ये ग्रिटी सॉइल होती है। ग्रिटी मतलब इसमें जो सॉइल होती है ना बेटा, ग्रिटी, ग्रिटी मतलब कंकड़ पथरीली वाली टाइप की है ना ग्रिटी। ये ग्रिटी सॉइल होती है, छोटी छोटी इसमें कण होते हैं, ग्रिटी सॉइल होती है। इसके कारण ये मिट्टी पॉलिशिंग में और ऑयल्स और सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज होती है। ठीक है, ऑयल्स और सिरप के फिल्ट्रेशन में भी इसका यूज़ करते हैं। ओके बेटा, और डाइटम्स हमारे जो ओशियन हैं, समुंदर हैं, समुद्र के चीफ प्रोड्यूसर्स है। दीज आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। कौन है? तो आप बता देंगे बेटा, डायोटम्स होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा डायनोफ्लेजलेट की। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा डायनोफ्लेजलेट्स। तो चलिए हम लोग डायनोफ्लेजलेट की बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बेटा डायनोफ्लेजलेट को देखते हैं कि डायनोफ्लेजलेट आखिर हैं क्या, क्या भला है डायनोफ्लेजलेट। ठीक है, अब देखिए बेटा डायनोफ्लेजलेट क्या है। ये मोस्टली मैरीन है, मोस्टली मैरीन है और फोटोसिंथेटिक है। अपना फूड बनाएंगे, फोटोसिंथेटिक सनलाइट की प्रेजेंट में क्या करेंगे बेटा? ये अपना फूड बनाने वाले। मोस्टली मैरीन है, मोस्टली, ऑल आर नॉट मैरीन। ध्यान रखना, मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मोस्टली मैरीन, नॉट ऑल। मोस्टली का मतलब है बेटा नॉट ऑल, सभी नहीं, मोस्टली मैरीन है। ठीक है बेटा, दूसरी चीज, इनमें एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड दिखाई देते हैं। ठीक है, सेल वॉल में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनका कलर रेड, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड दिखाई देता है। सेल वॉल की जो बाहर की जो आउटर सरफेस है, बाहरी सतह है, वहाँ पर एक कठोर सेलुलोज की क्या होती है बेटा? प्लेट होती है। ठीक है, सेल वॉल की जो बेटा जो है ना, स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है इसमें बाहर, ऑन द आउटर सरफेस। सेल वॉल के बाहरी तरफ क्या होती है? एक कठोर सेलुलोज की या स्टिफ सेलुलोज की एक प्लेट होती है। अधिकतर डायनोफ्लेजलेट्स में 2 फ्लेजिला होते हैं। मोस्टली हैव 2 फ्लेजिला, मोस्ट ऑफ लिखा हुआ है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लेजिला, जिनमें से एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली होता है। एक कैसा होता है बेटा? एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा कैसा होता है बेटा? ट्रांसवर्सली होता है। ओके बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स होता है, और ये वॉल प्लेट्स के बीच फ्यूरों में लगे होते हैं, खांच में लगे होते हैं। ठीक है, और ये जो वॉल प्लेट है उनके बीच फुरो या खांच में ये लगे होते हैं डायनोफ्लेजलेट्स। ये देखो बेटा खांच में लगे होते हैं ना, ये देखो वॉल प्लेट्स के बीच खांचों में लगे होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब सुनो बेटा, मोस्टली आप देखोगे रेड डायनोफ्लेजलेट्स। ठीक है, जैसे गोन्यूलैक्स है, ये रहा गोन्यूलैक्स, राइट। ठीक है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन। जितने भी रेड डायनोफ्लेजलेट्स हैं इनमें बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन इन रेड डायनोफ्लेजलेट्स। एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोनियोलॉक्स। ठीक है, गोनियोलॉक्स क्या है बेटा? एक डायनोफ्लेजलेट्स है, रेड डायनोफ्लेजलेट्स है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करता है, याद रहेगा आपको। ठीक है, जिससे समुद्र लाल सा दिखता है, रेड टाइड्स भी कहते हैं इसको। इसकी वजह से ये समुद्र में जब जहाँ पर ज़्यादा होते हैं तो क्या हो जाते हैं बेटा? लिखा था ना मोस्टली मैरीन, तो मैरीन मिलेंगे, तो सी रेड अपीयर दिखता है, रेड टाइड दिखते हैं।
ठीक है। और इस समय पर इसमें टॉक्सिन, बहुत अधिक अमाउंट में टॉक्सिन रिलीज होते हैं, टॉक्सिन निकलते हैं जो दूसरे मेरिन एनिमल्स जैसे फिशेस को मार सकते हैं, किल अदर मेरिन एनिमल्स सच एज फिशेस। ठीक है। तो पूछा जाए रेड टाइड किसको कहते हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स को, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेड टाइड्स को कहते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स के। गाइनोलॉक्स क्या है बेटा, डायनोफ्लेजिलेट्स। कैसा डायनोफ्लेजिलेट्स है बेटा, रेड डायनोफ्लेजिलेट्स। क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, समुद्र में रेड अपीयर होते हैं, समुद्र पूरा लाल सा, रेड सी इन्हीं की वजह से रेड है। रेड सी इज रेड ड्यू टू द डायनोफ्लेजिलेट। याद रहेगा, रेड सी का नाम इन्हीं की वजह से पड़ा है। तो ये बहुत अधिक अमाउंट में क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ठीक है। और ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, अगर कोई भी एनिमल इनको खाने की कोशिश करता है तो उसमें उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब बेटा हम लोग बात करेंगे इग्लिनोइड्स की। यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स क्या है, इनको थोड़ा समझते हैं। व्हाट आर यूग्लिनोइड्स। देखो ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली मैरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये आपको मोस्टली मैरीन दिखेंगे और फोटोसिंथेटिक दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, मोस्टली आर मैरीन, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक। किसकी अपन ने बात की थी, डायनोफ्लेजिलेट्स की। लेकिन अगर अपन इग्लिनोइड्स की बात करेंगे तो इग्लिनोइड्स डायनोफ्लेजिलेट्स से अलग होता है। ये मोस्टली फ्रेश वाटर है, मेजोरिटी ऑफ देम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, और कुछ स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं। स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ या फिर ठहरा हुआ, जो ठहरा हुआ पानी होता है ना वहाँ पर भी मिलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, सेल वॉल की जगह इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। पेलिकल क्या है बेटा, एक पेलिकल इज द प्रोटीन रिच लेयर। क्या है, एक प्रोटीन रिच लेयर मिलेगी जिसे क्या कहोगे आप, पेलिकल कहोगे, जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करती है, यूग्लिनोइड्स। ठीक है, बॉडी को क्या करती है बेटा, फ्लेक्सिबल बनाने का काम करती है। यूग्लिनोइड्स में दो फ्लेजिला होते हैं, देखो बेटा ये एक ये और एक ये। यूग्लिनोइड्स में क्या है बेटा, दो फ्लेजिला होते हैं, एक देखो शॉर्ट है ना, ये वाला फ्लेजिला देखो बेटा लॉन्ग है। तो कैसे होते हैं बेटा, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होते हैं बेटा, ये सनलाइट प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जब सनलाइट नहीं होती है तो हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। फोटोट्रॉपिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट नहीं है, डिस्प्राइड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिज्म का उस समय शिकार करते हैं। जब हेट्रोट्रॉप्स तो शिकार करेंगे, और जब सनलाइट है तो फिर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक कहलाएंगे। ठीक है। यूग्लिनोइड्स में हायर प्लांट्स की ही तरह पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं, इनमें हायर प्लांट्स की तरह ही क्या मिलते हैं, पिगमेंट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल यूग्लिना, इसका एग्जाम्पल याद कर लो बेटा, यूग्लिना, यूग्लिना इज द एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स की। दिस इज द स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या है, ठीक है, सेप्रोफाइटिक है और प्रोटिस्ट हैं। क्या है बेटा, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। इनकी बॉडी डिकेइंग ट्विंग और लीव के साथ ये मूव करता है। ठीक है, सड़ी हुई जो वहाँ पर मिलता है वहाँ पर मिलेगा, अलॉन्ग विद डिकेइंग ट्विग, जहाँ पर कोई कोई सड़ी हुई ब्रांच होगी किसी भी उसकी प्लांट की, वहाँ पर ये मिलेगा। एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, और जहाँ लीव्स होगी उसको इनगल्फ, ये लीव्स होती ना उसको इनगल्फ करने का काम, लीव्स इनके लिए इनगल्फिंग मटेरियल है, उसको खाते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, सुटेबल कंडीशंस आने पर ये एग्रीगेट होकर प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ये जब सुटेबल कंडीशन आएगी, इनका एग्रीगेशन हो जाएगा, मिल जाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और ये कई फीट तक ग्रो कर सकता है, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ठीक है बेटा, इतना याद रहेगा। और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस आने पर प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अनफेवरेबल कंडीशंस आने पर क्या होगा, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, और क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा जिसके टिप पर स्पोर होंगे। क्या होंगे, और उसके टिप पर क्या होंगे, ये इसके अंदर स्पोर्स दिख रहे हैं। क्या बनाएगा बेटा, एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट दियर टिप। ठीक है, ओके।
स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होती हैं, स्पोर्स पोसेसेस ट्रू वॉल, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें रेजिस्टेंस की क्षमता होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस मिलता है और ये कई सालों तक एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, ट्रू वॉल की वजह से, क्योंकि स्पोर्स क्या बना रहा है, ट्रू वॉल, ट्रू वॉल बना रहा है तो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस हो जाएगा, सर्वाइव कर लेगा एडवर्स कंडीशन में, ठीक है। ये स्पोर्स एयर करंट द्वारा बेटा क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं, जब हवा चलती है ना तो ये स्पोर्स दूसरी जगह चले जाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोन्स की, ठीक है। जैसे अपन ने देखा ये देखो प्रोटोजोन में पैरामीशियम, तो प्रोटोजोन्स को देखते हैं बेटा। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स, इंपॉर्टेंट है, ऑल इज इंपॉर्टेंट, इस वर्ड को ध्यान रखना। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, ठीक है। कैसे रहते हैं बेटा, ये प्रीडेटर या पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, क्या है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स मिलते हैं, इनमें से पहला है बेटा अमीवॉइड प्रोटोजोन, कौन सा है, द फर्स्ट वन इज अमीवॉइड प्रोटोजोन्स। अब देखो बेटा ये पहला ग्रुप है अमीवॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये बेटा ये लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, कहाँ मिल रहा है, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, सी वाटर में मिलेंगे, मॉइस्ट सॉइल में मिलेंगे, ठीक है। ये अपने सीटोपोडिया या फॉल्स फीड की सहायता से, उनकी हेल्प से क्या करते हैं बेटा, ये मूव करते हैं, सीटोपोडिया की वजह से क्या करते हैं बेटा, ये मूव करते हैं और अपने प्रे को भी कैच करते हैं सीटोपोडिया की वजह से, ठीक है। जैसे अमीबा, जो प्रोटोजोन्स मैरीन होते हैं उनकी सरफेस पर सिलिका सेल होती है, ठीक है। अब कुछ प्रोटोजोन्स जो मैरीन है, मैरीन प्रोटोजोन्स हैव सिलिका सेल्स ऑन दियर सरफेस, उनकी सरफेस पर सिलिका सेल्स होती है, ठीक है, ओके, याद रहेगा। सम ऑफ देम सच हैव एंड अमीबा एंड पैरासाइट्स, इसको आप ले सकते हो। दूसरा है बेटा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। जो फ्लैजिलेटेड होते हैं ये फ्री लिविंग हो सकते हैं बेटा या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। फ्लैजिला होता है इनमें, क्या होता है फ्लैजिला। पैरासिटिक फ्लैजिलेटिक प्रोटोजोन्स कई बीमारी के कारण हैं, कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रेपनोसोमा, ट्राइपनोसोमा क्या होता है इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जो पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं कई बीमारी के कारण हैं, जिससे स्लीपिंग सिकनेस और ट्रिप्नोसोमा आपको याद रखना है। तीसरा बेटा ग्रुप है इसमें सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, ये क्या होते हैं बेटा, ये एक्वेटिक हैं, क्या है बेटा, दीज आर एक्वेटिक। जो सीलिएटेड हैं वो क्या है बेटा, ये एक्वेटिक प्रोटोजोन्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनकी बॉडी पर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया मिलने वाले, एक्वेटिक हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया मिलते हैं जिनकी वजह से ये मूव करते हैं। दे हैव कैविटी, इनमें कैविटी होती है, इसे गलट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एक कैविटी होती है, इसे गलट कहते हैं, जो सेल सरफेस के बाहर की ओर खुलती है। सीलेटेड में क्या होती है, कैविटी मिलेगी, गलट मिलेगी, जो सेल सरफेस के बाहर की तरफ खुलेगी, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। गलट कहाँ पर मिलती है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में, एग्जाम्पल याद रखना पैरामीशियम में गलट मिलेगी, ठीक है, याद रहेगा। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से, ट्रेपनोसोमा की वजह से, उस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के द्वारा वाटर फूड के साथ गलेट में एंट्री करता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेड ऑन विथ फूड टू बी स्टेड इनटू द गलेट, ठीक है, जैसे पैरामीशियम। अब देखो बेटा स्पोरोजोन्स, देखो 4 स्पोरोजोन्स, यहाँ पर डाइवर्स कंडीशन मिलेगी। स्पोरोजोन्स में क्या मिलने वाली है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिनकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। क्या होती है बेटा, इसमें इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इसकी लाइफ साइकिल में, ठीक है। इनमें सबसे नोटोरियस प्लाज्मोडियम है, जो मलेरियल पैरासाइट होता है। इसमें सबसे नोटोरियस क्या है, मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। स्पोरोजोन्स में मोस्ट नोटोरियस क्या है, प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट्स है, जो मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है बेटा। मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जिसके कारण ह्यूमन पॉपुलेशन पर स्टैगरिंग इफेक्ट पड़ता है,
क्या पढ़ा है? स्टैगरिंग इफेक्ट। जब भी आए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टैगरिंग का मतलब होता है आघात, जो बहुत ज़्यादा, मतलब ये किल करती है, किलिंग डिजीज़ है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, पॉपुलेशन कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? अब हम लोग बात करते हैं किंगडम फंगी की। किसकी बात करेंगे बेटा? अब हम लोग बात करेंगे किंगडम फंगी की। फंगी क्या है? फंगाई की बात करते हैं। ओके,